तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है श्री करनी एकेडमी और एडुटेक के लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप मेरे साथ सीखेंगे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स, इकोनॉमिक्स की चीज़ें, अर्थशास्त्र की चीज़ें। और ये अर्थशास्त्र की चीज़ें आप हमारे साथ में बहुत ही अच्छे हंसते खेलते तरीके से सीख पाएंगे और बहुत ही अच्छे से हम इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। आप मेरे साथ में, मैं अंकित राठी, आपका इकोनॉमिक एजुकेटेड इकोनॉमिक टीचर, इस सफ़र को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो चलिए, आज की बात जो हम करेंगे, आज हम जो चीज़ समझेंगे वो हम समझेंगे मांग और मांग का नियम। क्या समझेंगे हम? मांग और मांग का नियम। तो ये मांग क्या है, ये मांग का नियम क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, जो मांग हम रूटीन में सुनते हैं, जिस मांग को हम रूटीन में समझते हैं, ये मांग उससे बहुत ज्यादा क्या है, अलग है। अर्थशास्त्र में मांग का मतलब बहुत अलग है। तो ये मांग क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा, इसको हमें जानना पड़ेगा कि ये मांग जिसको हम कह रहे हैं वो क्या है, किस तरीके से अर्थशास्त्र के अंदर में मांग का जो है हम यूज वहां पर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहली चीज जो है वो हम देखते हैं। वो हमारे पास में जो शब्द आता है वो आता है इच्छा। कुछ शब्द मैं आपके सामने रखता हूं, उन शब्दों को जोड़ के देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मांग का वास्तविक मतलब क्या है, मांग की वास्तविक स्थिति क्या है, जिसको मांग समझते हैं, क्या वो वास्तव में मांग है भी या नहीं। तो ये जो इच्छा शब्द मेरे पास में आया, ठीक है, जिसे हमने इंग्लिश में क्या कहा? डिजायर। क्या कहा मैंने? डिजायर। ये जो डिजायर मैंने बोला है, ये जो मांग के लिए मैंने शब्द यूज किया है इच्छा, और इच्छा को डिजायर मैंने कहा है, क्या ये दोनों चीजें एक ही है? सबसे पहले तो ये अपने मन में चीज समझ लीजिए कि क्या ये जो दोनों चीजें हैं कि मांग और डिजायर जो है वो एक ही है या अलग अलग है, ये आप पहले अपने मन में जान लीजिए। तो ये जो मांग है, ये जो डिमांड है, इसको हमने पहले क्या बताया? इच्छा बताया। क्या मांग को इच्छा कहा जा सकता है? नहीं, मांग को इच्छा नहीं कह सकते हैं। तो इच्छा क्या है? इच्छा क्या है हमारे पास में? इच्छाएं मेरे पास में क्या होती है? असीमित होती है। कैसी होती है? असीमित। इच्छा कैसी होती है हमारे पास में? असीमित होती है। बहुत सारी इच्छाएं होती है। अभी भी अगर आप बैठे बैठे ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके मन में भी ढेर सारी इच्छाएं आपके सामने आ रही होगी कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये चीज मेरे पास में होनी चाहिए, वो चीज मेरे पास में होनी चाहिए, ये ब्रांडेड शूज मेरे पास में होने चाहिए, ये अच्छा वाला फोन मेरे पास में होना चाहिए। ऐसी अनेक इच्छाएं मेरे पास में, मेरे मन में आ सकती है। तो इच्छाएं मेरे पास में क्या रहती है? असीमित रहती है। तो जब वो इच्छाएं जिनका उपयोग मैं कर सकूं, तो वो मेरी क्या बन जाती है? आवश्यकता बन जाती है। क्या बन जाती है? मेरी आवश्यकता बन जाती है। आवश्यकता को मैंने क्या कह दिया? नीड कह दिया। क्या कह दिया मैंने? नीड। तो ये जो इच्छा है और ये जो आवश्यकता है, इन दोनों के बीच के संबंध को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाएं तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो ही इच्छा है जिनको मैं क्या कर सकूं? पूर्ण कर सकूं, और वो मेरे उपयोग में आ सके, उनको मैं क्या कहूंगा? कि ये मेरी आवश्यकता है। तीसरा शब्द क्या है मेरे पास में? अगर मैं तीसरे शब्द की तरफ बढ़ूं तो तीसरा शब्द है मेरे पास में क्या क्या आ गया? इच्छा हो गई, आवश्यकता हो गई, तीसरा हो गया मेरे पास में चाह या चाहना, माने वांट। कि ये जो आवश्यकता है मेरी, इस आवश्यकता में क्या स्पेसिफिक ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए, या इसको अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो ऐसी मेरी इच्छा है कि अगर मैं घर से स्कूल जा रहा हूं तो मेरे पास में एक बाइक होनी चाहिए। अब वो एक नॉर्मल बाइक हो तो भी चलेगा, स्पोर्ट्स बाइक हो तो भी चलेगा, लेकिन मैंने कहा कि अच्छा मेरी आवश्यकता क्या है? घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर आना, तो मैं एक नॉर्मल बाइक ले सकता हूं, एक व्हीकल मेरे पास में हो, ये मेरी आवश्यकता बन गई। अब वो व्हीकल जो ये पर्टिकुलर कंपनी का व्हीकल मेरे पास में होना चाहिए, ये क्या बन गई? मेरी चाहना बन गई, ये मेरी वांट बन गई। तो ये जो मेरी इच्छा है, ये मेरी आवश्यकता, और ये जो मेरी चाहना है, माने जो मेरी डिजायर, जो मेरी नीड और मेरी वांट है, ये तीनों चीजें अलग अलग है, और इन तीनों चीजों का मतलब भी अलग अलग है। अभी तक तो हम क्या करते थे? हम इच्छा, आवश्यकता, चाहना, इन सबको मिक्स कर देते थे कि जो चाहना है वही तो मेरी इच्छा है, कि मैं ऐसा चाहता हूं, यही मेरी इच्छा है। नहीं,
मेरी इच्छाएं तो क्या है, असीमित है। और अर्थशास्त्र में तो ऐसा कहा भी जाता है कि जो इच्छाएं हैं वो कैसी होती है, असीमित होती है। इनका पूर्ण कर पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि हम एक इच्छा पूर्ण करते हैं तो दूसरी इच्छा आ जाती है, दूसरी पूरी करते हैं तो तीसरी इच्छा हमारे सामने आ जाती है। तो दूसरा हमारे पास में पॉइंट क्या आया, आवश्यकता, कि वो इच्छा है जिन्हें मैं पूर्ण कर सकूं। देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, पूर्ण कर सकूं, वो क्या बन सकती है, मेरी आवश्यकता बन सकती है। और वो आवश्यकताएं जिनको पूर्ण करने के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन मेरे पास में आ जाए, वो क्या हो सकती है, मेरी चाहना हो सकती है। और जब इन तीनों चीजों के साथ में दो और पॉइंट्स होंगे, वो ऐड हो जाएंगे, तब ये क्या बन जाएगी, मांग बन जाएगी। क्या वो दो पॉइंट होंगे, अभी थोड़ी देर के अंदर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन लेते हैं एक ब्लैंक स्क्रीन। अब इससे अपन समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि जो मांग की हम बात कर रहे हैं, ये मांग वास्तव में क्या है, कि मांग किस तरीके से हमारे सामने आती है। तो देखो जरा, अगर मानो आपकी मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दी, और पॉकेट मनी में कितने रुपए दिए, आपको 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 100 रुपए। अब ये जो 100 रुपए मम्मी ने आपको दिए हैं, आपको बोला कि अच्छा तुमको जो करना है इन रुपए के साथ में तुम कर सकते हो। तो आपने कहा कि अब 100 रुपए है तो चलो क्या करते हैं हम, अब भाई पार्टी शार्टी करते हैं, थोड़ी बहुत पार्टी कर लेते हैं। तो ये जो पार्टी हम करने वाले हैं, अब 100 रुपए में क्या ही तो पार्टी होगी। और आपकी जब पार्टी करने जा रहे थे तो आपको ध्यान था कि भाई मेरे वो जो 4 दोस्त हैं जो हमेशा मुझे कहते हैं कि भाई पार्टी कर, तो उन दोस्तों को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो 4 की संख्या, चलो ऐसा करते हैं, इनको 3 कर लेते हैं। ये जो 3 दोस्त हैं, इनके साथ में आप खुद एक स्वयं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हम 4 लोग हो गए, ठीक है। इस स्वयं को कुछ नाम दे देते हैं। चलो क्या नाम दे बताइए फटाफट से। चलो इसको हमने नाम दे दिया राहुल। तो एक तो हो गया राहुल, और उसके क्या हो गए, 3 दोस्त। तो कुल मिलाकर ये लोग कितने हो गए, 4 लोग हमारे पास में हो गए। अब ये जो 4 लोग मेरे पास में आए हैं, है ना। अब हमने कहा कि भाई चलो सबसे पहले क्या करें, कुछ खाना तो है। तो राहुल ने कहा चलो एक काम करते हैं, समोसे खाते हैं। एक समोसा कितने का है, 10 रुपए का। तो कुल मिला के कितने रुपए खर्च किए हमने, 40 रुपए खर्च किए। फिर कहा कि अच्छा भाई ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अभी इच्छा हो ही रही है तो पानी पूरी भी खा लेते हैं। तो 10-10 रुपए की प्लेट चारों जनों की आई। ये हमने क्या खा ली, पानी पूरी। ये हमने क्या खाए थे भाई, समोसे। यहाँ पे ये हमने क्या खाई, पानी पूरी, ठीक है। अब जब तीसरी बात मेरे पास में आई कि अच्छा ठीक है पार्टी अब खत्म होने वाली है, बचे कितने रुपए मेरे पास में, 20। अब हम लोग कितने हैं, कि हम लोग तो 4 हैं। अब क्या करें, बोले 5-5 रुपए की क्या खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं। और जैसे ही मैंने कहा कि अच्छा चलो अब 5-5 रुपए की ये जो चॉकलेट खा लेते हैं, ये मिलके मेरे कितने रुपए पूरे हो गए, 100 रुपए पूरे हो गए। लेकिन अभी भी मन में क्या थी, मन में इच्छा तो और बची हुई थी मेरे पास में, कि भाई कुछ और भी खाया जाए। अभी भी मन पूरा तो नहीं भरा है मेरा। तो ये इच्छाएं क्या हो गई, असीमित हो गई। क्या हो गई, ये इच्छाएं मेरे पास में असीमित हो गई, ठीक है। अब इसी बात को अगर हम आगे लें, तो इसी बात को कैसे आगे लेके जाएंगे, इसको समझ लेते हैं कि ये जो इच्छा मेरे पास में आ गई और ये असीमित जो इच्छाएं मेरे पास में हो गई, अब मैंने इनमें से क्या कहा कि अभी मेरी आवश्यकता क्या है, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी की मेरी आवश्यकता थी कि ठीक है नॉर्मल नाश्ता कर लिया जाए। ये आवश्यकता में क्या आ गया, नाश्ता आ गया, कि नाश्ता कर लिया जाए, और ये हमने नाश्ता यहाँ पर कर लिया। लेकिन यही यदि मेरी ये आवश्यकता नाश्ता नहीं होगी, क्या होती, खाना होती, तो क्या अब हम 100 रुपए में 4 जने खाना खा सकते थे। अब ये थोड़ी बात मुश्किल मुझे लगती है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी चाह कहाँ काम आएगी। जो मेरी वांट है, जो मेरी डिजायर है, और जो मेरी नीड है, इसमें से मेरी वांट मानी मेरी चाह कहाँ काम आएगी, मेरी चाहना कहाँ काम आएगी। तो ये जो मेरी चाह है वो क्या है, कि भाई मुझे फला रेस्टोरेंट से, फला जगह से ये चीज खानी है। क्या करना है मुझे, कि मुझे फला जगह की ये चीज खानी है। लेट्स से अब हमने मान लिया कि मुझे नंदू की दुकान के पकोड़े खाने हैं। क्या खाने हैं, नंदू की दुकान के पकोड़े। अभी जो नंदू की दुकान के पकोड़े की मैंने बात की, अब ये जो नंदू की दुकान के पकोड़े स्पेसिफिक हो गए। अब ये चाह हो गई कि भाई मुझे नाश्ता करना था, ठीक है। आवश्यकता, इच्छा हुई कुछ खाना है, इच्छा क्या हुई, कुछ खाना है। अब उस खाने में क्या था कि भाई नाश्ता मेरी आवश्यकता है अभी, और ये नाश्ता, इसमें मेरी चाह जुड़ गई कि ये नंदू की दुकान के पकोड़े खाने हैं। और जब नंदू की दुकान के पकोड़े खाने लायक पैसे मेरे पास में हो गए, तब ये मेरी क्या बन गई,
मांग बन गई। क्या बन गई? मेरी मांग बन गई। तो वो इच्छा जिसको पूरी करने के लिए मेरे पास में क्या हो? पैसे हो, साधन हो, वो मेरी क्या बन जाएगी? मांग बन जाएगी। अब देखो जरा इसी चीज को एक परिभाषा के रूप में हम देखते हैं कि एक परिभाषा के अंदर में ये कैसे मुझे समझ में आएगी। आइए जरा चलते हैं परिभाषा की तरफ। तो मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने से है, किंतु सिर्फ प्राप्त करने की जो इच्छा है इसको मांग नहीं कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में मांग का मतलब क्या हो गया? एक निश्चित मूल्य और एक निश्चित समय के साथ में जो चीज हमारे पास में आएगी उसको हम क्या कहेंगे? मांग कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? मांग कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर में क्या होना चाहिए? एक निश्चित मूल्य होना चाहिए और एक निश्चित क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए। साथ ही साथ प्रोफेसर मेयर्स ने भी एक परिभाषा दी थी कि किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेतागत एक निश्चित समय पर उसकी सभी संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। ये जो परिभाषा प्रोफेसर मेयर्स ने दी है, इस परिभाषा को थोड़ा हम समझ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं जरा। अब देखिए जरा वही वापस से एग्जांपल लेते हैं कि मम्मी ने कितने रुपए दिए थे। याद करो डियर स्टूडेंट्स, मम्मी ने कितने रुपए दिए थे? 100 रुपए दिए थे। अब मम्मी ने कहा कि आपने जाके बोला कि मम्मी पिछली बार 100 रुपए के अंदर पार्टी तो पूरी हो नहीं पाई थी, तो मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये लो इस बार 200 रुपए लेके जाओ। वैसे ऐसा कम ही होता है, पर हम मान के चलते हैं कि ऐसा हो गया कि हमको बोला गया कि अच्छा चलो ठीक है, इस बार आपको 200 रुपए दिए, जाओ आराम से पार्टी करके आ जाओ। अब देखना जरा यहाँ पर, ये जब मैंने बोला कि अब वापस से समोसे की बात करते हैं, ठीक है। समोसे की प्राइस क्या हर जगह एक जैसे है क्या? नहीं, समोसे के प्राइस क्या है? अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो अपन यहाँ पे दो लोगों की बात करते हैं, ठीक है, दो दुकानों की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक तो मैंने क्या बात कर ली, एक मैंने कर ली कि भाई एक तो मुझे श्याम के समोसे खाने हैं और एक मुझे किसके समोसे खाने हैं? मुझे अरोड़ा के समोसे खाने हैं, ठीक है। ये अरोड़ा वाला जो है वो शाही समोसे जो है वो बेचता है, मुझे शाही समोसे खाने। अब श्याम की दुकान के जो समोसे हैं वो मुझे देता है एक समोसा 10 रुपए का, और जो अरोड़ा शाही समोसे वाला है वो मुझे एक समोसा देता है 20 रुपए का, ठीक है। तो जब श्याम की दुकान पे मैं समोसे खाने गया, अब मैंने जब यहाँ पे 4 समोसे की मेरी खाने की इच्छा हुई, मैंने 4 खा के कितने रुपए दिए इसको? 40 रुपए दे दिए। वहीं अरोड़ा के वहां गया, यहाँ पे 4 समोसे खाए, इसको मैंने कितने देने पड़े? एक समोसे के 20 रुपए। ये कितने रुपए हो गए? 80 रुपए मेरे पास में हो गए। तो ये जो 4 × 10 यानी 40 और 4 × 20 यानी 80 किया मैंने। अब देखो जरा, अगर अरोड़ा शाही वाला जो है उसने क्या कहा कि अब पहले जो मेरे समोसे 20 रुपए के थे, अब वो समोसे मैंने कितने के कर दिए? मैंने 25 रुपए का एक समोसा कर दिया। और श्याम ने कहा कि भाई मैंने अपने जो समोसे हैं वो 15 रुपए का एक समोसा कर दिया। तो अब देखो जरा, जब ये बात 15 रुपए में आ गई, तब हमने क्या कहा कि अच्छा अभी श्याम की दुकान से तो हम अभी भी क्या कर सकते हैं कि 4 जन जो है वो खा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 60 रुपए खर्च हुए। लेकिन जैसे ही शाही के वहां पे आ गए, अब हमने कहा कि नहीं यार, यहाँ तो पूरे 100 रुपए लग जाएंगे। ऐसा करते हैं 3 समोसे ले लेते हैं। कितने समोसे ले लेते हैं? 3 समोसे ले लेते हैं। अब 20 लगेंगे या 25 लगेंगे? 25 लगेंगे। तो 3 × 25 कितने हो गए? 75 रुपीज यहाँ पे हमारे पास में लग गए। तो ये जो मैंने बात की कि 15 × 4 60 और 3 × 25 75, तो ये बात क्या हुई कि जब प्राइस कितनी है 15 रुपए, तब व्यक्ति कितनी मांग कर रहे हैं? 4 समोसों की मांग कर रहे हैं। और जब प्राइस कितनी है 25 रुपए, तब व्यक्ति कितने समोसों की मांग कर रहे हैं? 3 समोसों की मांग कर रहे हैं। यही परिभाषा जो है वो प्रोफेसर मेयर्स ने हमको दी थी। क्या परिभाषा दी थी? किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेतागत एक निश्चित समय पर उसकी सभी संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए क्या होते हैं? तैयार होते हैं। तो यही मांग की बात हो गई। यही मांग के बारे हम बात करते हैं कि मांग का मतलब क्या हो गया कि वो सारी इच्छाएं जिसके साथ में एक निश्चित समय हो और एक निश्चित मूल्य हो, उसी को हमने क्या कह दिया? मांग कह दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज देखते हैं। तो मांग के अंदर ये 5 आवश्यक जो तत्व है, वो तत्व क्या क्या है, उन तत्वों को एक बार देखते हैं और उन तत्वों को एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही एग्जाम के अंदर में हमसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि आप मांग से क्या समझते हैं,
उसके अंदर में हमको एक परिभाषा और उसके साथ साथ में जो आवश्यक तत्व है, ये 5 तत्व तो वहां पर हमको लिखने हैं। तो अब इन तत्वों को समझते हैं, अपने ऊपर एक एग्जांपल लेके समझते हैं। चलिए देखिए क्या करते हैं, एक खुद के लिए एग्जाम्पल समझते हैं कि हमको क्या करना है। लेट्स से कि हमको जाना है कुछ चीज खरीदने के लिए। अब फटाफट से बताइए क्या खरीदने के लिए जाएंगे आप। मान लिया कि हमें एक मोबाइल खरीदना है, तो इच्छा क्या हो गई मेरी, इच्छा में तो मैंने कहा कि भाई क्या खरीदना है, मुझे एक मोबाइल खरीदना है। इच्छा क्या हो गई कि मुझे एक मोबाइल खरीदना है। अब साधन के लिए मेरे पास में क्या होने चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए, उतना रुपीस होना चाहिए जितना कि मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूं। तो माना कि मैंने क्या कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं क्या करूं कि मैं एक 30,000 रुपए का अच्छा एंड्रॉइड फोन लेकर के आऊं। अब साधन के लिए मेरे पास में क्या होने चाहिए, ये 30,000 रुपए होने चाहिए। माना कि मेरे पास में 30,000 रुपए हैं, लेकिन अब मैं क्या नहीं चाहता हूं, मैं इन रुपयों को खर्च नहीं करना चाहता हूं कि 30,000 मेरे पास में है, मेरी इच्छा भी है कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, लेकिन मुझे ये पैसा खर्च नहीं करना। मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसे ही वो फोन मिल जाए। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इनको खर्च करने की मुझे क्या दिखानी पड़ेगी, तत्परता दिखानी पड़ेगी। खर्च करने के अंदर की क्यूरियोसिटी मुझे वहां पर उसको दिखानी पड़ेगी। तो ये जो खर्च करने की तत्परता है, मतलब मैं ये जो पैसा है उसको खर्च भी करना चाहूं, मेरी इच्छा हो कि मैं ये पैसा जो है वो मेरी खर्च कर सकूं, खर्च करने की स्थिति में रहूं। उसके साथ साथ में भी क्या होगा, मेरे पास में एक निश्चित मूल्य वहां पर होना चाहिए। जैसा मैंने बताया ना, मुझे कितने का फोन चाहिए, 30,000 का फोन चाहिए, और कब चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा बोल दूं कि हाँ ठीक है मुझे एक फोन चाहिए 30,000 का, कब चाहिए पता नहीं। तो ये जो कब चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स। कब चाहिए, आप जब भी दुकान में जाते हैं आप उससे कहते हैं कि अच्छा भैया मुझे फोन बताओ, वो आपसे पहले ये चीज पूछते हैं आप कब खरीदने वाले हो, आप इसको कब खरीदोगे। तो ये कब चाहिए, ये एक निश्चित समय हमारे पास में होना चाहिए। तो ये जो 5 आवश्यक तत्व है, पहला तत्व क्या हो गया, इच्छा, दूसरा हो गया साधन, तीसरा हो गया खर्च करने की तत्परता, चौथा हो गया निश्चित मूल्य, और पांचवा हो गया निश्चित समय। जब ये पांचों चीजें किसी भी चीज में शामिल हो जाएगी तब मैं उसको क्या कहूंगा, तब मैं उसको मांग कहूंगा। तो अब एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे बिंदुओं को हम समझ लेते हैं। तो इच्छा, सबसे पहली बात क्या होती है, इच्छा। तो मांग कहलाने के लिए उपभोक्ता की इच्छा का होना बहुत क्या है, आवश्यक है। यदि किसी मतलब इच्छा की उपस्थिति नहीं होगी तो उसको मांग हम कह ही नहीं पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि अच्छा 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदना है, एक बहुत अच्छा मोबाइल है, कितने का है, 50,000 रुपए का मोबाइल मेरे पास में है, दुकानदार ने मुझे बताया। पर मैंने कहा नहीं मेरी इच्छा ही नहीं है भी 50,000 रुपए के फोन कहीं खरीदने की। दो मेरे पास में 50,000 रुपए है ना, ऐसा नहीं कि मेरे पास में नहीं है, मेरे पास में 50,000 रुपए है, लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं है कि मुझे अभी फोन खरीदना है। तो जब तक ये इच्छा नहीं होगी उसको हम मांग नहीं कह पाएंगे। इसको अगर और अच्छे से समझे तो एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। क्या है, खाने पीने के जब एग्जाम्पल आते हैं ना तब मन को बड़ी खुशी मिलती है। माना आप किसी शादी में गए, अब कोविड की वजह से तो बहुत ऐसे मुश्किलें आने लग गई कि इतनी ज्यादा शादियों में नहीं जाते हैं, लेकिन जब पहले हम जाते थे बहुत सारी शादियों के अंदर में, वहां पे क्या होता था, हमको बिठाते थे, बिठाने के बाद में मनवार करके खिलाते थे, है ना। हमको ऐसे एकदम आराम से ऐसे बार बार ऐसे मनवार की जाती थी, बार बार ऐसे हमको कहा जाता था कि अच्छा आपके आवा भगत करते हैं, आपको खिलाते हैं। तो माना कि हम एक जगह गए जहां पे मिठाई में क्या था, गुलाब जामुन। क्या था, गुलाब जामुन। बढ़िया गर्मा गर्म गुलाब जामुन मिठाई के अंदर में थे। अब जब हम खाना खाने बैठे, हमने फटाफट से अपनी प्लेट को फिनिश कर लिया, हमने अपनी प्लेट के अंदर में जो जो हमको खाना था हमने खा लिया। अब आए वो लोग जो खिलाना हमको चाहते थे, तो पहले आए और उन्होंने एक गुलाब जामुन हमको अपने मन में बड़े प्यार से, बड़ी इच्छा से उनको गुलाब जामुन खिलाया, तो हमने खा भी लिया। उसके बाद में कोई दूसरे व्यक्ति आए, व्यक्ति नंबर बी, पहले ए व्यक्ति आए थे, अब बी व्यक्ति आए, बी व्यक्ति ने खिलाया, हमने खा लिया। फिर सी व्यक्ति आया, हमने ना नुकुर करते हुए फिर भी खा लिया, लेकिन अब तक मेरा पेट जो है वो पूरा भर चुका है। अब मुझे अगर कोई गुलाब जामुन खिलाना चाहता है तो अब मेरी इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कोई जबरदस्ती खिला पाएगा?
नहीं। तो जब तक उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है तो उसे मांग नहीं कहते हैं। माने कि अगर आप दुकान पर जाओ और अगर आप बोलो कि मुझे मोबाइल खरीदना ही नहीं है तो वो कोई भी व्यक्ति आपको मोबाइल बेच नहीं सकता। आपकी जब तक इच्छा नहीं है, जब तक आपको वो फोन नहीं बेच सकता है, जब तक आपको वो गुलाब जामुन नहीं खिला सकता है। तो ये इच्छा का होना बहुत जरूरी है, उस इच्छा का वहां पर होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जब तक उपभोक्ता किसी चीज की प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है तो उसको हम वहां पर मांग नहीं कहते। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। अब उस इच्छा को पूरी करने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए? पर्याप्त धन यानी कि साधन होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? पर्याप्त धन यानी कि साधन। और इस साधन को हम किसके अंदर में आजकल रिप्रेजेंट करते हैं? मनी के तौर पर। किसके तौर पर? मनी के तौर पर, रुपए पैसे के तौर पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये मनी जो है वही साधन है कि जितनी भी चीजें, जितनी भी बातें मैं खरीदना चाहता हूं, जितनी भी इच्छाएं मेरे पास में है, उतना साधन अगर मेरे पास में है तो ही वो मांग की सीढ़ी पे एक कदम आगे बढ़ा पाएगा, अन्यथा उसकी बात को मांग नहीं माना जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण के अंदर में मैंने लिया भी है कि अगर एक भिखारी जो है वो कार खरीदने की इच्छा रख सकता है, लेकिन उसके पास में जब तक उतना पैसा नहीं होगा तब तक उसको मांग की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कुछ स्टूडेंट आप में से सोच रहे होंगे कि सर पैसा नहीं होगा तो क्या ले लेंगे? लोन ले लेंगे। अरे भैया लोन तो ले लोगे, लेकिन लोन को भी तो चुकाने के लिए आपके पास में वो साधन होना चाहिए। जब तक वो साधन नहीं होगा तब तक आपको लोन भी नहीं मिलेगा, ना वो आप पैसा वहां पर लेके जा पाओगे। तो मांग कहलाने के लिए मनुष्य की इच्छा के साथ साथ क्या होना चाहिए? पर्याप्त धन यानी कि पर्याप्त साधन का भी होना क्या है? आवश्यक है। चलिए आगे अगला पॉइंट क्या आ गया? पैसा है, इच्छा हो गई, लेकिन उसको खर्च करने की तत्परता नहीं है, उसको खर्च ही नहीं करना चाहते। पड़ा है हमारे पास में कि हाँ भाई ये पैसा मेरे पास में, मैंने टेबल पे रख दिया, मैंने अलमीरा में रख दिया, उसको ताला लगा दिया और मन में इच्छा लेके बैठ गया कि हाँ मुझे अब एक कार हमेशा चाहिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए, मुझे कोई चीज चाहिए, लेकिन पैसा मेरे पास मेरी अलमीरा के अंदर में पड़ा है। तो मांग कहलाने के लिए मनुष्य के मन में इच्छा और उस इच्छा की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन के साथ साथ उस धन को उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यय करने की क्या होनी चाहिए? तत्परता भी होनी चाहिए, है ना। तो जैसे कि भाई एक व्यक्ति को कार खरीदनी है, उसके पास में इतना पैसा भी है, लेकिन अगर वो खर्च नहीं करना चाहता है तो इसको मांग नहीं कहेंगे, इसको मांग की संज्ञा हम वहां पर नहीं देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसी बात को अब एक पॉइंट से समझते हैं, इसी बात को एक चीज से समझते हैं। देखिए जरा एक ब्लैक स्क्रीन लेता हूं मैं। तो अभी तक हमने जो तीन चीजें देखी, पहली चीज तो क्या देखी मैंने? इच्छा। दूसरी चीज मैंने क्या देखी? साधन। और तीसरी चीज मैंने क्या देखी? खर्च करने की तत्परता। क्या देखा मैंने? खर्च करने की तत्परता। ये जो तीनों चीजें हैं जब ये सम्मिलित रूप से मेरे सामने आएगी तब मैं इसे क्या कहूंगा? तब मैं इसे कहूंगा प्रभावपूर्ण इच्छा। क्या कहूंगा मैं इसे? प्रभावपूर्ण इच्छा। तो वो सारी इच्छाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी जब तक उनमें साधन और खर्च करने की तत्परता, ये दो एलिमेंट ऐड नहीं हो जाए, ये दो एलिमेंट वहां पर शामिल नहीं हो जाए। तो जब तक एक इच्छा प्रभावपूर्ण इच्छा नहीं बनती है हम उसको मांग के लिए कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तब तक वो इच्छा सिर्फ इच्छा ही बनी रहेगी। वो मेरे मन में ऐसा रहेगा कि हाँ ये इच्छा मेरे मन में थी, वो इच्छा मेरे मन में वहां पर बनी रहेगी। तो जब तक वो इच्छाएं जिनके साथ में साधन और खर्च करने की जो तत्परता है ये एलिमेंट ऐड नहीं होंगे तब तक ये मेरे पास में प्रभावपूर्ण इच्छा नहीं बनती है। और जब प्रभावपूर्ण इच्छा में दो एलिमेंट और है जो हम अभी आगे समझेंगे। पहला एलिमेंट तो क्या है? निश्चित कीमत। और दूसरा एलिमेंट क्या है? निश्चित समय। जब तक ये दो एलिमेंट साथ में शामिल नहीं हो जाएंगे तब तक हम उसको क्या नहीं कहेंगे? हम उसको मांग नहीं कहेंगे। और अगर ये दो एलिमेंट साथ में शामिल हो गए तो हमने इसको क्या बोल देना है? हमने इसको मांग बोल देना है। क्या बोलना है हमें इसको? हमें इसको बोलना है मांग। तो ये इच्छा, साधन, खर्च करने की तत्परता, इनमें निश्चित कीमत और निश्चित जमे जब साथ में आ जाएंगे तब हम इसको क्या कह देंगे? मांग कह देंगे। तब हम इसको मांग की संज्ञा दे देंगे।
तो यहां तक समझ में आया कि भाई ये तीनों चीजें साथ में होनी चाहिए, तब वो प्रभावपूर्ण इच्छा बनेगी। और वो प्रभावपूर्ण इच्छा जिसके लिए निश्चित कीमत और निश्चित समय हो, उसको हमने क्या कहा, मांग कह दिया। अब देखिए जरा इसी बात को अपन समझते हैं कि निश्चित मूल्य का मतलब क्या है। निश्चित मूल्य का मतलब देखिए, कभी भी आप अगर कोई चीज खरीदने के लिए जाएंगे और वहां पे आप बोलेंगे कि अच्छा मुझे फला चीज चाहिए, कितने की है, आप प्राइस हमेशा पूछेंगे और उस प्राइस से आप अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा अगर इतनी प्राइस है तो ये क्वांटिटी, इतनी प्राइस है तो वो क्वांटिटी। तो मांग जो है उसका एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है, निश्चित कीमत का होना है। तो जैसे अभी आप देखिए जरा कि मेरे पास में कितने रुपए हैं, लेट्स से मेरे पास में 10 रुपए है। अगर पेन की कीमत, किसकी कीमत, पेन की कीमत 2 रुपए पर पेन है, 2 रुपए क्या है, पर पेन है, पर पीस ऑफ पेन है, तब मैंने कहा कि मैं 5 पेन लूंगा। अगर पेन की कीमत 5 रुपए पर पेन है, तब मैंने कहा कि मैं 2 पेन लूंगा। तो ये जो अलग अलग कीमत है, इस पर अलग अलग मांग की मात्रा में मांगूंगा। तो मांग की बात जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक कि उसके साथ में क्या ऐड नहीं हो, कीमत ऐड नहीं हो। देखो एक उदाहरण यहाँ पे मैंने लिया है कि अगर मैं ऐसा कहूं कि 500 किलो गेहूं की बाजार में मांग है, तो ये बात क्या होगी, अधूरी बात होगी। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि 500 किलो गेहूं की जो मांग है वो 3 रुपए प्रति किलो की कीमत पर है, तब ऐसा कहना उचित होगा, ऐसा कहना ठीक होगा, और यही मांग की तरफ बढ़ेगा। उसी के साथ साथ में क्या हो, प्रभावपूर्ण इच्छा, जिसके लिए मनुष्य के पास में क्या हो, धन हो, पैसा हो, और वो उसकी पूर्ति के लिए उसको व्यय करने का इच्छुक भी हो, और वो किसी निश्चित मूल्य से संबंधित है लेकिन किसी निश्चित समय से संबंधित नहीं है, तो उसको मांग हम नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार मांग के अंदर में क्या होना चाहिए, वह मात्रा जो किसी निश्चित कीमत पर निश्चित समय के लिए क्या होती है, मांगी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं, उसी को हम डिमांड की संज्ञा देते हैं। तो यदि अब हम सार रूप में देखें, यदि हम एक साथ में कंक्रीट करें, तो किसी भी चीज का मांग होने के लिए 5 एलिमेंट्स का होना। पहला एलिमेंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, इच्छा। दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, फटाफट से बोलिए, यश, साधन। तीसरा क्या हो गया, उसको खर्च करने की तत्परता। हुआ ये तीसरा पॉइंट कि खर्च करने की क्या होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए, निश्चित कीमत। और 5वां पॉइंट क्या होना चाहिए, निश्चित समय। ये पांचों बिंदु जब मिलेंगे तब जाके वो चीज हमारे पास में क्या हो जाएगी, मांग बन जाएगी। चलिए तो अब आगे की बात करें कि इतनी बात तो मांग के बारे में मैंने की। अब ये जो मांग है इसको अपन शॉर्ट के अंदर में फटाफट से अगर देखने जाए तो सिर्फ मांग कहने से बात नहीं चलेगी, है ना। तो इसको एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, इसको दर्शाने का एक तरीका होता है, और वो जो तरीका है उसी को हमने क्या बोला, उसी को हमने मांग सूची अथवा मांग तालिका बोला। तो बेनहम ने अपनी एक परिभाषा दी है, उसकी परिभाषा के अनुसार क्या है कि किसी बाजार में एक निश्चित समय पर दिए हुए मूल्यों पर जिस वस्तु की जितनी मात्रा बेची जाती है, अगर उसको एक सारणी के रूप में हम लिख दें तो ये कैसी सारणी हो जाएगी, मांग सारणी हो जाएगी। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, एक ब्लैक स्क्रीन लेते हैं, फटाफट से एग्जांपल के तौर पर समझते हैं वही समोसे वाली बात। मैंने कहा कि कल जो है मुझे समोसे खाने हैं, ठीक है। अब ये जो कल जो मुझे समोसे खाने हैं, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया समोसे की कीमत, और यहाँ पे मैंने लिख दिया समोसे की क्वांटिटी। मैंने लिखा कीमत के अंदर में कि भाई अगर 10 रुपए का समोसा हुआ, 15 रुपए का हुआ, 20 रुपए का हुआ, 25 रुपए का हुआ, 10 रुपए का हुआ तो मैं 4 समोसे खाऊंगा, 15 का हुआ तो मैं 3 खाऊंगा, 20 का हुआ तो मैं 2 खाऊंगा, 25 का हुआ तो मैं 1 खाऊंगा। ऐसा मैंने एक क्वांटिटीज अपने इसमें डिसाइड कर ली। तो ये जो तालिका बन गई सारणी के रूप में, जब मैंने इसको व्यक्त किया, यही तालिका क्या बन गई मेरी, मांग तालिका या मांग सारणी। बहुत आसान है, देखो बहुत सिंपल चीज है मांग तालिका या मांग सारणी बनाना, कि एक पर्टिकुलर कीमत पर आप कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, जब उसको एक टेबुलर फॉर्म में एक सारणी के रूप में हम लिख देंगे, यही मांग तालिका या मांग सारणी हमारे पास में हो जाएगी। और इस मांग सारणी को हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में हमने बांटा है, एक तो व्यक्तिगत मांग तालिका और एक क्या है, बाजार मांग तालिका। इसी चीज को हम आगे समझेंगे कि ये व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका क्या है मेरे पास में। तो व्यक्तिगत मांग तालिका हमने क्या बोला, एक व्यक्ति की हमने बात कर दी
किसकी बात कर ली हमने? एक व्यक्ति के ऊपर में। लेकिन वैसे अगर हम बहुत सारे व्यक्तियों की बात कर ले, एक समूह की बात कर ले, ग्रुप की बात कर ले, तो वो मेरे पास में क्या बन जाएगा? बाजार मांग तालिका। यदि हम अनेकों व्यक्तियों की बात करें, है ना, किसकी बात करें? अनेकों व्यक्ति की बात करें, तो वो किस में चला जाएगा? बाजार में चला जाएगा, बाजार मांग में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूंगा तो वो किस में आएगा? व्यक्तिगत मांग के अंदर में आएगा। तो व्यक्तिगत मांग तालिका में मैंने देखो लिखा भी है कि एक व्यक्ति के द्वारा, ये देखो ऊपर दिए स्टूडेंट्स, यहां ध्यान दीजिए फटाफट से, एक व्यक्ति के द्वारा निश्चित समय अवधि, देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट आने लग गए, एक वर्ड आने लग गए, निश्चित समय अवधि। पहले ये पॉइंट नहीं थे हमारे पास में, लेकिन अब ये पॉइंट हमारे पास में आने लग गए कि ये निश्चित समय अवधि की हमने यहाँ पर बात कर ली। वापस से प्रीवियस इस पे चल लेते हैं फटाफट से एक बार। एक निश्चित समय अवधि के अंदर में जब विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्राओं को दिखाया जाएगा, तो इसको हमने क्या बोला? व्यक्तिगत मांग तालिका बोला। अब चलिए आगे चलते हैं, इसी को सारणी रूप में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए देखते हुए चलते हैं। चलिए जरा नेक्स्ट के ऊपर में चले। तो व्यक्तिगत मांग तालिका में देखिए एग्जांपल लिया मैंने संतरे का, और उसकी इकाइयों का एग्जांपल भी मैंने साथ में लिया है। तो देखिए व्यक्तिगत मांग में संतरे का मूल्य दे दिया हमने 1 2 3 4 5, और वहां पे पास में दे दिया इसकी इकाइयां। तो अपन देख रहे होंगे कि जैसे जैसे प्राइस 1 रुपए थी, इकाइयां कितनी बिक रही थी? 1000 संतरों की मांग थी। लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई वैसे वैसे मांग क्या होती गई? कम होती गई। तो इससे समझ में आता है कि मूल्य और मांग में क्या है? विपरीत संबंध है। लेकिन ये जो विपरीत संबंध है इसको हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे कि ये विपरीत संबंध क्या है ना। तो अब बाजार मांग तालिका की बात करते हैं। देखो बाजार मांग तालिका में सीधी सीधी बात है कि जब 1 2 3 खरीदार है, A B C 3 खरीदार है, और उनकी सभी खरीदारों की अलग अलग कीमतों पर खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्राओं को हम अलग अलग लिखकर उनका एक योग बना लेंगे, और उस योग को एक सारणी के रूप में, एक तालिका के रूप में जब हम दर्शा देंगे, तब वो हमारे पास में क्या बन जाएगी? वह हमारे पास में बन जाएगी बाजार मांग तालिका। देखिए एक तालिका आपके सामने आ गई होगी। यहाँ पे संतरे की कीमत हमने किस में ले ली? लेफ्ट हैंड साइड में ले ली, और बाजार में व्यक्तियों की जो कुल मात्रा है वो कहाँ ले ली? राइट हैंड साइड में ले ली। अब ए द्वारा, बी द्वारा, सी द्वारा फटाफट से हमने क्या किया? यहाँ पे लिख दिया कि जब 1 रुपए कीमत है तब ए कितने संतरों की मांग करता है? 1000 संतरों की मांग करता है। वही बी 1 रुपए कीमत पर 500 की, और सी 1 रुपए कीमत पर 100 की मांग करता है। जब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो देखो जोड़ो फटाफट से, 1000 प्लस 500 प्लस 100 कितने हुए? 1600। तो ये जो 1600 रुपए है यही मेरे पास में संतरे की कीमत की बाजार मांग है। कितने पर? 1 रुपए कीमत पर। वही 2 रुपए कीमत पर बाजार मांग कितनी है? 1080 यूनिट्स। 3 रुपए पर 610 यूनिट्स, 4 यूनिट पर 320 यूनिट, 5 रुपए पर 160 यूनिट्स। तो ये अलग अलग यूनिट जो है वो अलग अलग तालिका के माध्यम से मेरे पास में आते हैं। ये बात समझ आई? तो ये जो तालिका थी वही हमने बात की संतरे की कीमत और उसके विभिन्न खरीदारों को दिखाया। तो ये खाने मिलकर इसका निर्माण कर लेंगे, बाजार मांग तालिका का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या पता चल रहा है? प्राइस कम हो रही है तो जो मांगी गई मात्रा है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जहां प्राइस बढ़ रही है वहां मांगी गई मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है। चलिए अगली बात पर चलते हैं। ये आज का लास्ट स्लाइड है, आज की लास्ट चीज है कि व्यक्तिगत और बाजार मांग तालिका में अंतर क्या है। तो बाजार मांग तालिका को क्या माना जाता है कि ज्यादा ठीक माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है ना वो हमेशा चेंज हो सकता है। भाई आपका मूड अभी कुछ और है, 2 घंटे बाद में कुछ और हो जाएगा, 1 घंटे बाद में कुछ और हो जाएगा। लेकिन जब हम ओवरऑल मूड की बात करते हैं, है ना, तो वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं ना। जब हम शादी में जाते हैं, ठीक है, या हम किसी होटल में जाते हैं या कहीं खाने पे जाते हैं, तो जनरली खाने के लिए नाश्ते का जो समय है सुबह के 11 बजे तक का होता है, और उसके बाद में 1 बजे से जो है वो खाने का समय शुरू हो जाता है। तो ये अगर हम घर पे, तो हमारी इच्छा है तो हम 1 बजे भी क्या कर सकते हैं? हम 1 बजे नाश्ता कर लेंगे। लेकिन जहां हम समूह की बात करते हैं, जहां पे हम नॉर्मल बात करते हैं, वहां पे क्या होगा कि भाई 1 बजे जो है वो लगभग लोग खाना खा लेते हैं, एक समूह में लोग खाना खा लेते हैं, तो 1 बजे खाने का समय हमने वहां पर रख दिया।
तो इसलिए जो बाजार मांग तालिका है उसको ज्यादा ठीक मानते हैं, उसको ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो सतत होती है, उससे ठीक ठीक तरीके के अनुमान हमको मिल पाते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत मांग तालिका का जो महत्व है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन बाजार मांग तालिका का जो महत्व है वो ज्यादा है। तो बाजार मांग तालिका का जो मूल्य है वो नीति, करारोपण नीति, आर्थिक नीति के निर्धारण पर इनका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बाजार की बात करते हैं ना, तब इनका उसके ऊपर में अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब वही बात है, इनके अंदर में समस्या क्या है कि व्यक्तिगत मांग तालिका बनाना बहुत आसान है, एक व्यक्ति से पूछो वो फटाफट बता देगा, जबकि एक बाजार मांग के अंदर में अलग अलग व्यक्तियों के दृष्टिकोण को एक साथ में लेके आना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ 2 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं। पहला पॉइंट दिया है धन की असमानताओं का होना, और दूसरा पॉइंट दिया है मैंने व्यक्तियों के दृष्टिकोणों में क्या पाया जाना, अंतर पाया जाना। तो ये दोनों 2 अंतर मोटा मोटी मेरे पास में किस में आ जाते हैं, बाजार मांग तालिका में ये अंतर मेरे पास में आ जाते हैं। चलिए, तो अब हम आज के फाइनल पॉइंट पर पहुंच गए, आज के सारांश पर पहुंच गए। तो आज हमने क्या समझा, हमने मांग का मतलब समझा। हमने बोला कि अगर मांग किसी चीज को बताना है तो वो 5 पॉइंट्स क्या थे। पहला तो था इच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था बताइए फटाफट से, साधन, तीसरा पॉइंट क्या था, खर्च करने की तत्परता, ये खर्च करने की तत्परता। चौथा पॉइंट क्या आया था मेरे पास में, चौथा पॉइंट था मेरे पास में यहाँ पर निश्चित कीमत, और 5वां पॉइंट क्या था मेरे पास में, निश्चित समय। क्या था, निश्चित समय। तो ये 5 पॉइंट मिलाकर किसी भी चीज को मांग बनाएंगे, और इन तीनों को मिलाकर जो बात बनेगी वो बनेगी क्या, प्रभावपूर्ण इच्छा। क्या बनेगी, प्रभावपूर्ण इच्छा। इसके अलावा हमने क्या बात की, हमने बात की व्यक्तिगत मांग तालिका की, किसकी बात की, व्यक्तिगत मांग तालिका की, और बाजार मांग तालिका की। तो हमने कहा कि भाई जब भी हम अलग अलग प्राइस के ऊपर में, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, अलग अलग प्राइस के ऊपर में अलग अलग क्वांटिटीज को एक टेबुलर फॉर्म के अंदर में दर्शाना शुरू कर देते हैं, तब उसको हम किसकी संज्ञा दे देते हैं, तालिका की संज्ञा दे देते हैं। किसकी संज्ञा दे देते हैं, तालिका की। और ये जो तालिका की हम संज्ञा देते हैं, इसमें से बाजार तालिका को ज्यादा सतत माना जाता है, व्यक्तिगत तालिका को इतना सतत नहीं माना जाता है। तो ये इतनी बात हमने आज मांग के बारे की। अब मुझे लगता है कि मांग का जो अर्थ है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, इस बात को समझ लें, इस बात को जान लें कि मांग का मतलब क्या होता है। अब ये बात अपने मन में हम समझ लेते हैं, मांग का तो मतलब सिर्फ इतना ही है। आज के लिए बस हम इतनी ही बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न हो, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। उनका जवाब हम पूरी तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप ये वीडियो देख रहे थे मेरे साथ, आपने आज की ये पूरी पढ़ाई की मेरे साथ। मैं अंकित राठी, आपका इकोनॉमिक एजुकेटर, इकोनॉमिक टीचर, अब लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार।